डियर स्टूडेंट, हम लोग अभी विभिन्न स्थल रूपों के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इन स्थल रूपों में हमने जल के द्वारा बने हुए स्थल रूप पढ़े जो नदियों द्वारा बनाए जाते हैं। उसके बाद हमने भूमिगत जल से बने हुए स्थल रूपों के बारे में चर्चा की। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि समुद्री लहरें किस प्रकार स्थलाकृतियों को बनाती। आज जिस प्रकरण पे हम डिस्कस करेंगे वो है पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। तो सबसे पहली चीज ये आती है, पवन स्थलाकृतियां कहाँ बनाता है? पवनों द्वारा सर्वाधिक स्थलाकृतियों का निर्माण मरुस्थलीय क्षेत्रों में होता है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति बनती है। हवा जब चलती है, हवा बहती है तो उसके साथ क्या होता है, रेत कण होते हैं, वो उसके साथ साथ चलते हैं। उन्हीं रेत कणों के द्वारा घर्षण, शनि घर्षण की क्रियाएं होती है और विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। यहाँ अगर हम देखें, सबसे पहली चीज ये आती है बालू घर्षण। बालू घर्षण क्या होता है? सिंपल सी परिभाषा है, वायु में उपस्थित रेत कण चट्टानों के तल से टकराते हैं। यानी जैसे मान लिया ये कोई चट्टान है, अब ये हवा बह रही है, हवा का जो डायरेक्शन ये है, हवा के साथ जो ये कण है वो इससे टकरा के जो घर्षण करेंगे वो घर्षण कहलाएगा बालू घर्षण। अब ये बालू घर्षण से विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां बनती है। उन स्थलाकृतियों में सबसे पहले हम बात करें अपरदनात्मक स्थलाकृति। अपरदनात्मक स्थलाकृतियों में सबसे पहला आता है पेडिमेंट। पेडिमेंट क्या होता है, इसको हम एक चित्र से समझें। पेडिमेंट के अंतर्गत अगर हम देखें तो सबसे पहली चीज ये क्या होती है, जैसे कोई ये चट्टान है, पेडिमेंट्स को हम छोटे से डायग्राम से समझते हैं। ये कोई चट्टान है, स्थल भाग है। अब इसमें हवा क्या कर रही है, अपरदन करके ये जो मलबा होता है यहाँ इकट्ठा होता जा रहा है। जैसे ये मलबा इकट्ठा हुआ और ये क्या हो गया, मंद ढाल वाली स्थलाकृति बन गई। तो मलबे सहित मंद ढाल वाले चट्टानी तल क्या कहलाते हैं? पेडिमेंट कहलाते हैं। पेडिमेंट, मलबे सहित मंद ढाल वाले चट्टानी तल पेडिमेंट कहलाते हैं। दूसरा बिंदु जो हम डिस्कस करते हैं वो ये है इंसेलबर्ग। इंसेलबर्ग क्या होते हैं? पर्वतों के अवशिष्ट भाग। जैसे ये कोई पर्वत बना हुआ है, अब क्या हो रहा है, नदियां इसका कटाव करती जा रही है। कटाव करने के बाद क्या होता है, ये इस तरह से कोई, ये जैसे मान लिया ये भाग बच गया है, ये इस तरह से बच जाता है, या इस तरह से ये बचे हुए भाग, तो ये जो पर्वतों के बचे हुए अवशिष्ट भाग है वो कहलाएंगे इंसेलबर्ग। और इसके बाद आता है पेडिप्लेन या पदस्थली। इसका सिंपल सा अभिप्राय है मरुस्थलीय क्षेत्रों में उच्च धरातलीय आकृति विहीन मैदान बन जाते। जैसे ये कोई पर्वत था और फिर इस तरह का एक मैदान बन जाए, वो मैदान कहलाएगा पेडिप्लेन। पेडिप्लेन मतलब एक उच्च भूभाग था जिसका अपरदन हुआ, पूरा कट गया और फिर एक प्लेन एरिया बन गया, वो पेडिप्लेन कहलाएगा। इसके बाद अपरदनात्मक स्थलाकृतियों में अगली है पलाया। पलाया क्या होती है? मरुस्थलीय क्षेत्रों के अंदर जो मरुस्थलीय एरिया है उसके अंदर बीच के छोटे भाग में कटाव के कारण छोटा सा खड्डा जैसा बन जाता है और जिसमें क्या होता है, पानी जमा हो जाता है, तो वो जो झील बनती है। तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में बनने वाली उथली झील पलाया कहलाती है। पलाया झील में पानी जब तक रहता है, उसके बाद जैसे बाष्पीकरण शुरू होता है, पानी उड़ के ऊपर चला जाता है और झील क्या होती है, उस क्षेत्र में खारी झील होती है और उस खारी झील के कारण वहां की जो भूमि कहलाती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बनती है, क्लह भूमि या क्षारीय भूमि। यानी क्षारीय भूमि कहाँ देखने को मिलेगी? पलाया झील क्षेत्रों में आपको क्षारीय भूमि देखने को मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट है अपवाहन या गर्त। अपवाहन या गर्त से अभिप्राय यह है कि जैसा कि हमने शुरू में पढ़ा, चट्टानें होती है, उसके अंदर पवनों के द्वारा जो रेत कण आते हैं वो टकराते हैं और क्या करती हैं, इसके अंदर जैसे एक चट्टान है और यहाँ पे एक खड्डा कर दिया, ये रेत कण एक ही दिशा में लगातार जब टकराते रहते हैं तो क्या होता है, छेद हो जाता है। यानी पवन एक ही दिशा में स्थायी रूप से जब प्रवाहित होती है और छेद हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? वातगर्त। वातगर्त यानी हवा से होने वाला छेद, ये वातगर्त कहलाएगा। जब ये वातगर्त बड़ा हो जाता है, गुफा का, छोटी गुफा का रूप धारण लेता है, तो इसे गुहा या केव्स कहते हैं। इसके बाद में जो अंतिम स्थलाकृति है जो अपरदन से बनती है उसका नाम है छत्रक। छत्रक या टेबल कहते हैं। इसमें होता है क्या, जैसे ये चट्टान है, चट्टान में ये हवाएं चलती है तो ऊपरी भाग को ना काट के नीचे वाले भाग को काट देती है और ये इस तरह से बन जाती है। जैसे ये इस तरह से अगर हम कहें, ये ऊपर का भाग बचा हुआ रहता है और मध्यवर्ती भाग इस तरह से कट जाता है, यानी दोनों तरफ से कटती जाती है, तो इसको कहते हैं छत्रक। या आपने एक पौधा देखा होगा बारिश के दिनों में, मशरूम, इसलिए इसको मशरूम के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में आती है निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां। निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां वे स्थलाकृतियां जो पवन के अपरदन से, मलबे से बनी हुई या मिट्टी कणों से बनी हुई स्थलाकृतियां। इसमें निक्षेपित में पहला आता है सॉल्टेशन। सॉल्टेशन क्या होता है? कण टकराने से कण ढीले हो जाते हैं। कण कौन से कण? जो ये वायु के अंदर जो कण है
वो चट्टानों से टकराते हैं तो उसके भाग को ढीला कर देते हैं और उसके परिणाम स्वरूप जो स्थलाकृतियां बनती है मुख्य रूप से उसमें होते हैं बालू के टीपे यानी सैंड डंस। बालू के टीपे मुख्य रूप से कितने प्रकार के? बरखान, परवालिक, शीप बरखान, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। इनको हम एक चित्रों के साथ समझें। सबसे पहली चीज अगर हम देखें बरखान, बरखान क्या होता है? बरखान को चंद्राकार टीले भी कहा जाता है। जैसा कि आपको यहाँ ये चित्र में दिख रहा होगा, इसमें क्या होता है? दो भुजाएं होती हैं। इसको हम समझें, जैसे ये इस तरह से दो भुजाएं होती है, ये चंद्राकार टीला बनता है और इसकी दो भुजाएं होती हैं और हवाओं की जो दिशा होती है वो इस तरह से होती है। तो ये इस तरह से एक जो टीला बनता है उसको हम कहते हैं बरखान या इसको चंद्राकार स्तूप भी कहते हैं। चंद्राकार स्तूप या चंद्राकार टीपा। दूसरा होता है परवलयिक टीपा। परवलयिक यानी ये पवनों की दिशा के हिसाब से बनता है। फिर है शीप बरखान। शीप बरखान और बरखान में एक छोटा सा अंतर होता है। बरखान में दो भुजाएं होती है, शीप बरखान में क्या होती है? सिर्फ एक ही भुजा बनी हुई रहेगी और एक ही भुजा के आधार पे ये क्या बनता है? ये टीला इस तरह से बन जाता है। और इसके पीछे जो मुख्य कारण वो होता है पवनों की दिशा। यहाँ पवनों की दिशा बदल नहीं रही है, यहाँ शीप बरखान में क्या होती है? पवनों की दिशा बदलती रहती है, इस कारण ये ऐसा बनता है। फिर है अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य के अंदर क्या होता है? जैसे ये पवन का टीला है तो इसमें क्या हो रही है? जिस दिशा से हवा आ रही है उसी दिशा में ये पवन का टीला बना हुआ है और ये रेत के टीले क्या होते हैं? स्थानांतरित होते रहते हैं। इसे कहते हैं अनुदैर्ध्य टीपा। और अनुप्रस्थ में क्या होता है? जैसे ये पवनों की जो डायरेक्शन चल रही है, जैसे इस तरह से ये पवन की हवा आ रही है और टीला कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा और समकोण पे बनता है, यानी ये पवनों की दिशा के विमुख ढाल पे बनता है, ये टीला कहलाता है। इस तरह से अगर हम देखें तो हमने पवनों से बनी हुई स्थलाकृतियों को पढ़ा। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।